भरूच और वडोदरा, इनके बीच फैली है 276 हेक्टेयर जमीन। 276 हेक्टेयर। हाँ, मतलब आप सोचे करीब 500 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा इलाका। और इस विशाल इलाके में चल रही हैं 80 से 100 खदानें। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा है, लेकिन असली पहेली ये नहीं है। असली पहेली जुड़ी है एक तारीख से, 23 दिसंबर 2025, जब 8 नई खदानों के लिए जन सुनवाई होनी है। बिल्कुल। और यहीं से डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा का एक लेख हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उनका सवाल बहुत सीधा है कि जब हमें पहले से चल रही 100 खदानों के असर का ही ठीक से अंदाजा नहीं है, तो हम 8 नई खदानों के भविष्य पर फैसला कैसे कर सकते हैं? सही बात है। तो आज हम इसी लेख की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इस जन सुनवाई से पहले क्या कुछ दांव पर लगा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि किसी मरीज की नई सर्जरी की योजना बन रही है बिना उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखे। अच्छा। अगर हमें पता ही नहीं कि पुरानी बीमारियों ने शरीर पर क्या असर डाला है, तो नई सर्जरी का नतीजा क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता, है ना? सही बात है। यहाँ वो मरीज, ये पूरा इलाका है, नर्मदा नदी है और यहाँ रहने वाले लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले उस इलाके को ठीक से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं भरूच जिले के इंदौर, मोटा वासना और पानेथा गांव की। लेकिन जैसा आपने कहा, असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी आंच वडोदरा जिले के करजन तालुका तक पहुंचती है। वहाँ डेरोल, फतेहपुरा, हिरपुरा, कहोना, कई गांव इसकी जद में है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। झगड़िया तालुका, जहाँ ये जन सुनवाई हो रही है, वो कोई आम इलाका नहीं है। आपने एक संवैधानिक पहलू की बात की, यह थोड़ा पेचीदा लगता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं कि झगड़िया तालुका का मामला अलग क्यों है? जरूर। देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के तहत झगड़िया एक अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र? हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इलाके को और यहाँ के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा। मतलब यहाँ की जमीन, जंगल, पानी, इनसे जुड़े किसी भी फैसले में स्थानीय समुदायों की सहमति और कुछ विशेष कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। और इस लेख में यही सवाल उठाया गया है कि क्या इन सुरक्षा कवचों का पालन हो रहा है? और जो तथ्य सामने रखे गए हैं वो शायद एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। बहुत चिंताजनक। तो ठीक है, हमारे सामने एक बड़ी पहेली है। 276 हेक्टेयर जमीन, 100 खदानें और अनगिनत सवाल। इस लेख ने एक एक करके इन सवालों की परतें खोली हैं। चलिए पहली परत से शुरू करते हैं, जिसे लेखक ने गहराई का छेल कहा है। ये शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। नियमों के मुताबिक और खास तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के दिशा निर्देशों के अनुसार खनन सिर्फ 1.0 मीटर तक ही किया जा सकता है। सिर्फ 1 मीटर? मतलब करीब करीब कमर तक की गहराई तक? हाँ, सिर्फ 1 मीटर। लेकिन जाहिर है ऐसा हो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत हैरान करने वाली है। लगातार शिकायतें हैं कि खुदाई कई मीटर गहरी हो रही है। कई मीटर? ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर तय सीमा से कई गुना ज्यादा खनिज निकालकर कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाने का खेल है। और इसकी असली कीमत चुका रहे हैं पर्यावरण और स्थानीय लोग। बिल्कुल। और यहीं से ये पड़ताल कुछ बहुत तीखे सवाल पूछती है। जैसे कि क्या कभी किसी ने इसकी जांच की? क्या कभी DGPS या ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से सर्वे हुआ कि असल में खुदाई कितनी गहरी है? और सिर्फ गहराई ही क्यों, क्या इन 80-100 खदानों का कभी कोई इंस्पेक्शन या मापन हुआ? और सबसे जरूरी, क्या नदी के तल की ऊंचाई, मतलब जो रिड्यूस्ड लेवल है, उसकी जांच हुई? सीधे शब्दों में कहें तो क्या किसी ने ये मापा कि इस अंधाधुंध खनन से नर्मदा नदी का फर्श कितना धंस गया है? हाँ, और इस पड़ताल का जवाब है एक बड़ा नहीं। कोई ठोस सार्वजनिक जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं है। और ये बात तो सीधे तौर पर उस आने वाली जन सुनवाई से जुड़ जाती है। वहीं पर आ रही हूँ मैं। अगर हमें मौजूदा 100 खदानों से हुए नुकसान का ही कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है, तो हम 8 नई खदानों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन यानी EIA किस आधार पर करेंगे?
ये तो हवा में तीर चलाने जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस लेख का केंद्रीय तर्क है। नई मंजूरी पर बात करने से पहले पुरानी खदानों का पूरा हिसाब किताब होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई कि खनन गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन एक और भी बड़ा सवाल है, क्या ये खनन कानूनी तौर पर भी हो रहा है? मतलब क्या इन 100 खदानों में से हर एक के पास जरूरी कागजात हैं? यहीं से लाइसेंस के धोखे की बात शुरू होती है। देखिए, किसी भी खदान को शुरू करने के लिए 3 चरणों में हरी झंडी चाहिए होती है। 3 चरण? हाँ। सबसे पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस, जिसे ईसी कहते हैं। फिर कंसेंट टू एस्टैब्लिश यानी सीटीई, जो खदान बनाने की इजाजत है। और आखिर में कंसेंट टू ऑपरेट यानी सीटीओ, मतलब अब आप खुदाई शुरू कर सकते हैं। ईसी, सीटीओ और सीटीओ, 3 पड़ाव। तो सवाल यह है कि इन 100 में से कितनी खदानें इन तीनों पड़ावों को पार करके आए हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस लेख में यही मांग की गई है कि प्रशासन को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। एक लिस्ट? हाँ, जिसमें साफ साफ बताया गया हो कि इस 10 किलोमीटर के दायरे में कौन सी खदान वैध है और कौन सी अवैध। जब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, ये शक बना रहेगा कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। और पारदर्शिता ही जवाबदेही की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और मान लीजिए अगर लाइसेंस है भी, तो क्या वो अपनी बाकी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? ये हमें तीसरी परत पर ले आता है, पर्यावरणीय जिम्मेदारी की अनदेखी। बिल्कुल। हर खदान मालिक की कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, जिसके तहत उन्हें स्थानीय स्कूल, स्वास्थ्य या पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च करना होता है। सही कहा। इसके अलावा खनन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वृक्षारोपण करना होता है। लेकिन यहाँ भी शायद वही सवाल है, कितने पेड़ लगाए गए, कहाँ लगाए गए, क्या उन पेड़ों का कभी कोई ऑडिट हुआ कि वो जिंदा भी हैं या सिर्फ कागजों पर लगे हैं? यही नहीं, भूजल का मुद्दा भी बहुत गंभीर है। जब आप जमीन को लगातार खोदते हैं तो उसका असर जमीन के नीचे के पानी पर पड़ता है। कुओं और बोरवेल का जलस्तर नीचे चला जाता है। तो क्या इसका कोई अध्ययन हुआ, मॉनसून से पहले और बाद में पानी के स्तर का? मुझे अंदाजा है कि आप जवाब जानते हैं। नहीं। दुर्भाग्य से हाँ, कोई भी व्यापक अध्ययन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं है, ये उस इलाके के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब कुएं सूख जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? बिल्कुल। और जब हम इन सब मुद्दों को नर्मदा नदी से जोड़ते हैं तो ये तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। ये पूरा खनन क्षेत्र नर्मदा के बहुत करीब है। हाँ, और इसका सीधा असर नदी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। नदी का तल गहरा हो रहा है, जिससे उसका पूरा इकोसिस्टम, मतलब मछलियां और दूसरे जीव जंतु, सब प्रभावित हो रहे हैं। मॉनसून के दौरान नदी का बहाव और उसके किनारों का स्वरूप बदल रहा है, जो बाढ़ जैसी आपदाओं को न्योता दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितना खनिज निकाला गया और कितना बहा कर ले जाया गया, इसकी वास्तविक मात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक तरह की खुली लूट है, जिसके पर्यावरणीय परिणामों का कोई हिसाब नहीं। और जब हम इन नियमों और उल्लंघनों की बात करते हैं तो ये सब बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन लेख में एक ऐसी बात का जिक्र है जो इसे सीधे सीधे इंसानी जिंदगी से जोड़ देती है, और ये वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ, ये इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। अवैध खनन के बाद जो बड़े बड़े गहरे गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं, वे पानी से भर जाते हैं और मौत के कुएं बन जाते हैं। इस लेख में बताया गया है कि कई मासूम लोगों और मवेशियों की इन गड्ढों में डूबकर मौत हो चुकी है। ये कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं है, ये उस लापरवाही का सीधा नतीजा है। हाँ, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सुनना भी मुश्किल है। जब विकास की कीमत इंसानी जान बन जाए तो हमें रुककर सोचना ही होगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बिल्कुल। जब प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन होता है तो उसकी कीमत सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि इंसान भी अपनी जान देकर चुकाते हैं। इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को देखते हुए इस पड़ताल में 23 दिसंबर की जन सुनवाई से पहले कुछ ठोस मांगे रखी गई हैं। हाँ, और ये मांगे बहुत जरूरी हैं। ये मांगे ही तय करेंगी कि वो जन सुनवाई सिर्फ एक खानापूर्ति होगी या वाकई में सार्थक होगी। पहली और सबसे बड़ी मांग है कि सभी मौजूदा खदानों का ड्रोन से सर्वे किया जाए। ड्रोन सर्वे? हाँ, और ये कोई नई या अनोखी मांग नहीं है। NGT और पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों में ये अनिवार्य है। इससे हर खदान के सही क्षेत्रफल
और उसकी स्थिति का सटीक पता चलेगा। और दूसरी मांग गहराई की जांच से जुड़ी होगी, है ना? बिल्कुल, हर खदान की जीपीएस मैपिंग हो ताकि पता चले कि कहां-कहां 1 मीटर से ज्यादा खुदाई हुई है। साथ ही नदी के तल की ऊंचाई का भी वैज्ञानिक तरीके से सत्यापन हो। यही वो डेटा है जो साबित करेगा कि उल्लंघन कितना बड़ा है। सही कहा। और तीसरी मांग है कि हर खदान के ईसी, सीटीओ, सीटीओ और दूसरे जरूरी एनओसीज की वैधता की बारीकी से जांच हो। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, कि कौन कानूनी है और कौन गैर कानूनी। ये मांगे सुनने में तो बहुत जायज रखती हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या प्रशासन के पास इतने बड़े पैमाने पर ये सब करने के लिए संसाधन और समय है, खासकर एक जन सुनवाई से ठीक पहले? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी नियमों में ही छिपा है। ये सर्वे और मैपिंग तो नियमित निगरानी का हिस्सा होने चाहिए थे। अच्छा। अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो ये व्यवस्था की विफलता है। अब जन सुनवाई से पहले इसे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना सुनवाई का कोई आधार ही नहीं बचेगा। मतलब इन मांगों के बिना जन सुनवाई एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। तो पहले पुरानी खदानों का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो, फिर नई खदानों पर बात हो। बिल्कुल सही। और इस लेख में ये भी साफ बताया गया है कि जन सुनवाई में क्या होना चाहिए। पहली अपेक्षा ये है कि भरूच और वडोदरा दोनों जिलों के कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहें। उनकी मौजूदगी से एक संदेश जाएगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। रात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीपीसीबी के अधिकारियों की मौजूदगी भी जरूरी है ताकि तकनीकी सवालों के जवाब मिल सके। और सबसे जरूरी वो रिपोर्ट कार्ड। हाँ, सबसे जरूरी बात, जन सुनवाई में अधिकारी एक पूर्ण अनुपालन स्थिति रिपोर्ट यानी फुल कंप्लायंस स्टेटस रिपोर्ट लेकर आएं। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कौन सी खदान नियमों का कितना पालन कर रही है और कौन सी नहीं। तभी तो जनता सही सवाल पूछ पाएगी और नई खदानों के प्रस्ताव का सही मूल्यांकन हो सकेगा। और अगर इस रिपोर्ट कार्ड में कोई फेल होता है, मतलब गैर अनुपालन पाया जाता है, तो क्या होगा? लेख में इस पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, और बहुत सख्ती से कहा गया है। सुझाव साफ है, अवैध खदानों को तुरंत बंद करो। तुरंत। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाओ। पर्यावरण को हुए नुकसान यानी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करो और ऐसे दोषियों को ब्लैकलिस्ट करो ताकि वे भविष्य में कहीं और खनन का पट्टा हासिल न कर सकें। बिल्कुल। क्या इन कार्रवाई में मजबूत कानूनी आधार है या ये सिर्फ सुझाव हैं? नहीं, इनका मजबूत कानूनी आधार है। MMDR एक्ट 1957 में इसके लिए प्रावधान है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2017। इस फैसले में साफ कहा गया है कि तय सीमा से ज्यादा खुदाई करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो कानून बहुत स्पष्ट है, जरूरत है तो बस उसे लागू करने की इच्छा शक्ति की। और इस मामले में समय बहुत तेजी से निकल रहा है। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कई खनन पट्टे 2026 में समाप्त हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो ये पट्टा धारक भारी पर्यावरणीय क्षति करके चले जाएंगे और फिर उनकी जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है। हाँ, अगर नुकसान ऐसा हो गया जिसे सुधारा नहीं जा सकता तो फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए तत्काल कार्रवाई की मांग इतनी जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 276 हेक्टेयर जमीन का मामला नहीं है। जैसा कि इस लेख में कहा गया है, ये हमारे भविष्य का, हमारे पानी का, हमारी नर्मदा नदी का और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हक का मामला है। बात बहुत सीधी है। आप एक ऐसे घर में नया कमरा नहीं बना सकते जिसकी नींव पहले से ही खोखली हो। पहले आपको नींव को मजबूत करना होगा। सही बात है। लेख में लोगों से जागरूकता फैलाने और 23 दिसंबर 2025 को होने वाली जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है ताकि जवाबदेही तय की जा सके। और अंत में ये बातचीत हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है जो सीधे इस लेख से ही उठता है। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो इस अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन हमें इससे भी एक कदम आगे जाकर सोचना होगा। जब नुकसान हो ही चुका हो तो बाद में जिम्मेदारी तय करने का क्या मतलब रह जाता है? असली सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हमारी व्यवस्था में, हमारी निगरानी प्रणालियों में और हमारी जवाबदेही की संस्कृति में क्या बुनियादी बदलाव जरूरी हैं? ताकि विकास और पर्यावरण के बीच एक सच्चा संतुलन बन सके।